नमस्कार, मैं वंदना गुप्ता, को-फाउंडर ऑफ देवदीदी फाउंडेशन। आप सभी का इस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। देवदीदी फाउंडेशन जैसा आप जानते हैं, पिछले जब से लॉकडाउन शुरू हुआ उससे भी एक दिन पहले से ये ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज चला रही है और हम जीवन के हर पहलू को टच करना चाह रहे हैं यहाँ। जो हम आजकल डॉक्टर्स के नहीं जा पाते रेगुलर, उसमें वहां पे भी हम टच कर रहे हैं, कुकिंग भी करा रहे हैं, फैशन भी करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं। सो दिस इज वन प्लेटफॉर्म जो हमने किसी ने नहीं सोचा था ऑनलाइन में हम इतना बड़ा कदम ले पाएंगे कभी भी। तो ये जो हमारा पैशन था साड़ी का, मेरा और सपना भाभी का, जो को फाउंडर है देवदीदी की, इस पैशन ने हमें एक साड़ी की मुहिम से यहाँ लाके खड़ा कर दिया। हम एकदम साड़ी जो एथनिक वेयर से हम आ गए एकदम मॉडर्न ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में। तो लेकिन आप सबको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, देवदीदी फाउंडेशन की जो ये शुरुआत हुई थी वो भी एक बहुत धमाकेदार तरीके से हुई थी। वी हैड डन फर्स्ट एवर साड़ी फ्लैश मॉब इन द वर्ल्ड व्हिच कॉट द आईज ऑफ मिलियंस एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ। और हमारे इसी प्रेम को, इसी रिस्पेक्ट को हमारे 6 यार्ड्स के लिए देखते हुए वी वर इनवाइटेड फॉर द लोटस फैशन वीक, जो मैं आज तक नहीं भूलती। हम सब अबाउट 60 लेडीज वर इन इंडिगो साड़ीज, all trying to flaunt our saris. It was such a proud moment that day. And now we're talking about the social cultural aspect of Devditi Foundation. We are here, we are trying to revive our culture, heritage, and कल्चर के अंदर ही, अपने हेरिटेज के अंदर ही हमने पिछले एक हफ्ते से एक मुहिम चलाई है अपने नेशनल कैलेंडर को रिवाइव करने की, which 52 में वो कमेटी बैठी थी और 57 में नेशनल कैलेंडर पास हुआ था, लेकिन किसी वजह से हमारे यहाँ, हमारे देश में वो इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाया। पर देवदीदी फाउंडेशन की ये मुहिम शायद हम सबको अवेयर तो कर ही देगी। शायद हम नहीं यूज करें वो कैलेंडर, बट अवेयरनेस अबाउट आवर हिंदी, अबाउट आवर कल्चर विल ऑलवेज बी आवर मेन दिस थिंग, कि हम आप तक अवेयरनेस फैला पाए और जिससे आप लोग भी उसको थोड़ा थोड़ा फॉलो कर पाए। आप लोगों ने सब तिथि के हिसाब से चलते हैं, आज भी हम तिथि के हिसाब से ही दिवाली होली बनाते हैं। वो किस है, ये नेशनल कैलेंडर में इनबिल्ट है। वी आर इवन हमारे सारे फेस्टिवल्स अकॉर्डिंग टू दी सीजन्स एंड अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजियस फेस्टिवल्स सब नेशनल कैलेंडर में है। तो मेरी आप लोगों से सबसे विनती है, प्लीज गो थ्रू दैट। और देवदीदी का एक सोशल एस्पेक्ट है, हमारा देवदीदी ह्यूमैनिटेरियन बैंक, which is trying to build the gap between the haves and have-nots, और वो आप ही लोगों के सहयोग से है। जो लोग भी हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे देवदीदी ह्यूमैनिटेरियन बैंक से, वी आर मोस्ट वेलकम। हमारे recent work में we have built toilet in a school in a remote area in UP. Then we had also donated them green boards. हमने अभी इंडियन एयरफोर्स के एक स्कॉलरशिप भी दी है recent last year. So these are the kind of work देवदीदी फाउंडेशन is into. और अब जैसा कि हम लॉकडाउन में हैं, वैसे तो अनलॉक पीरियड शुरू हो गया है, डॉक्टर साहब के पास भी पेशेंट पहले से बढ़ गए होंगे। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर विनय जी हैं, ये स्पेशलिस्ट हैं, आई सर्जन। नॉर्मल टर्म में बता रही हूँ, डिग्रियां इनके पास बहुत हैं। एम्स से इन्होंने किया हुआ है एंड ही हैज बीन अ गोल्ड मेडलिस्ट। ही हैज बीन टू नॉटिंगहम यूनिवर्सिटी, एम आई राइट? या So Dr. Vinay basically is a founder of Visitech Eye Center, which is in GK and in South Extension. And मैं बहुत प्राउडली बोलती हूँ, मेरे दोनों बच्चों की सर्जरी लेसिक्स की भी इन्होंने ही करी है, और मेरे घर में मेरे ब्रदर की, मेरी भतीजी की भी इन्होंने ही सर्जरी किया। टचवुड, ऑल इज वेल। So over to Vinay, डॉक्टर साहब, for his this guidance कि हमें लॉकडाउन में क्या क्या, और इवन अदरवाइज हमारी जो छोटी मोटी बीमारियां, उसकी हमें आंखों की, हमें उनका कैसे ख्याल रखना है। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। थैंक यू वंदना जी, एंड इट्स नाइस टू नो कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक्स टू योर दिस टॉक दैट आई गॉट टू नो अबाउट इट. It was a pleasant surprise to see that the beginning of the invite starting with the Hindi calendar date. So it was. Yeah, we trying to incorporate it. Yeah. तो हम थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहे हैं. Yeah, so that's a quite interesting thing to do. And so without wasting too much of time, because आज का जो मेरा टॉक होगा वो मेनली एक काइंड ऑफ एन ओपन एंडेड डिस्कशन होना चाहिए कि जो भी आपके सवाल होंगे आप हमसे पूछ सकते हैं,
बिकॉज मैंने ये देखा कि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं आजकल लोगों के बीच में कि आप टीवी देखोगे तो आंखें खराब हो जाएंगी, आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना। सो ना देयर आर लॉट्स ऑफ मिसकंसेप्शंस। उस चक्कर में जो सही काम की चीजें वो लोग भूल जाते हैं। लोग हमारे से ज्यादा इस बात को चिंता लेके आते हैं कि हमारे को कहीं कैटरेक्ट तो नहीं बढ़ गया, कहीं जल्दी इमरजेंसी में ऑपरेशन कर लें, लेकिन जहाँ जल्दी आना चाहिए वहां पे लोग नहीं आते। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको एक बार आईज कैसे काम करती है वो समझाना चाहता हूँ। थोड़ा सा अगर टेक्निकल जाएगा तो आप मुझे बिल्कुल रोक सकते हैं, कभी भी रोक सकते हैं कि भाई अगर आपको नहीं समझ में आता तो। बट मुझे मेरा जो प्रिंसिपल, इस तरह से मैं काम करता हूँ, मैं मरीजों को पूरी तरह से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जो मेरे पास पेशेंट्स भी आते हैं, अगर वो बोलते भी कि नहीं डॉक्टर साहब मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, बट स्टिल आई वांट देम टू अंडरस्टैंड द डिजीज। उसका फायदा ये होता है कि अगर आप अपनी बीमारी के बारे में जानते हो तो उसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो। उसका मतलब ये है कि आप अपनी सेहत पे खुद इंटरेक्ट करके अपना ध्यान रखोगे। तो उस तरह से अगर मरीज अपनी बीमारी के बारे में जानना चाहता है तो वो अपना भी ख्याल अच्छे से रखेगा, वो फॉलो अप प्रॉपरली मेंटेन करेगा और रिजल्ट बेहतर होंगे। तो मैं हमेशा अपने क्लिनिक में भी लोगों को, जो मेरे पेशेंट्स आते हैं, उनको कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, समझा करके ही भेजता हूँ। तो उसी तरीके से मैं अभी भी आप लोग को उसी तरह से कुछ बोर हो सकता है करूँ। बट जब भी आपको लगे मैं थोड़ा ज्यादा जा रहा हूँ, मुझे कभी भी आप वंदना जी या कोई भी रोक सकते हैं, आई डोंट माइंड। तो मैं ब्रीफली एक छोटा सा आपको दिखाना चाहता हूँ कि आइस कैसे काम करती हैं। इफ आई कैन शेयर माय प्रेजेंटेशन विद यू। ओके, सो एक चीज जो मैं सबको बड़े हमेशा बोलता हूँ कि जो हमारी आंखें जो हैं, जो कुदरती आंखें हैं, दे आर द बेस्ट पॉसिबल कैमरा दैट वी हैव अवेलेबल विद अस। नाउ ब्रीफली टू टेल कि हमारी आंखों के क्या क्या पार्ट होते हैं। तो अगर आप आगे वाला हिस्सा देखें तो सबसे आगे आईलिड्स हैं, उसके बाद जो व्हाइट वाला पार्ट है उसको हम स्क्लेरा बोलते हैं, और जो सेंटर वाला पार्ट जो हमारे को काला दिखता है वो एक्चुअली ट्रांसपेरेंट कॉर्निया होता है, जो कि आगे का कॉर्निया नजर आ रहा है। उसके पीछे में एक आयरिस टिश्यू होता है जिससे कि हमारी आंखों में कलर आता है, जो कि नॉर्मली हमारे लोगों में डार्क ब्राउन कलर का होता है। बट यू कैन सी कुछ लोगों की हरी आंखें होती हैं, कुछ लोगों की ग्रे आंखें होती हैं, तो वो सारा कलर इस आयरिस टिश्यू से आता है। इस आयरिस टिश्यू के बीच में एक सेंटर में एक ओपनिंग होती है जिसको कि प्यूपिल बोलते हैं। ये प्यूपिल का साइज जो है आयरिस छोटा और बड़ा करता रहता है, जिससे कि कितनी लाइट आंखों के अंदर जा रही है हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं। इसके पीछे हमारा लेंस होता है जिसको कि हम, जिसमें कि कैटरेक्ट होता है, जिसको मोतिया बोलते हैं, जो कुदरती लेंस होता है। इसके पीछे में एक जेली होती है जिसको कि विट्रस बॉडी बोलते हैं, और उसके पीछे लास्ट में रेटिना होता है जहाँ पे कि सारी इमेजेस बनती हैं। तो जो भी लाइट आती है वो सबसे पहले कॉर्निया में आती है, उसके बाद लेंस के थ्रू जाती है, उसके बाद विट्रस के थ्रू जाकर के फिर रेटिना पे फोकस होती है। रेटिना के अंदर में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे कि मैकुला बोलते हैं, जो कि बिल्कुल सामने वाला हिस्सा होता है जहाँ पे कि मेन नजर बनती है या सबसे ज्यादा शार्प नजर बनती है, उसको मैकुला बोलते हैं। जब इमेज रेटिना के ऊपर बनती है तो उसके बाद जो सिग्नल जनरेट होते हैं वो सिग्नल्स आंखों की नसों के द्वारा, ऑप्टिक नर्व के द्वारा आपकी ब्रेन में जाते हैं। तो एक्चुअली लोग बोलते हैं कि दिखाई आंखों से देता है, बट एक्चुअली दिखाई आंखों से नहीं देता। आंखों में सिर्फ सिग्नल आते हैं, वो सिग्नल ब्रेन तक ट्रांसफर होता है, अल्टीमेटली ब्रेन के लेवल पे आप देखते हो। तो अगर आपकी आंखें पूरी तरह से ठीक हो लेकिन अगर आपकी ऑप्टिक नर्व खराब हो जाए तो आंखें तो ठीक है लेकिन नजर नहीं आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली ब्रेन ने देखना होता है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ सर्किट दैट इज देयर। तो दिस इज अबाउट द पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द आई। और आंखों में जो है बाहर जो मसल्स होती है वो आंखों को साथ में मूव करती हैं। तो अगर मसल्स ठीक नहीं होंगी तो दोनों आंखें साथ में मूव नहीं करेंगी, जिसकी वजह से आपको भैंगापन या स्क्विंट आ सकता है, जिसकी वजह से कई बार दोनों आंखों को साथ में देखने में दिक्कतें आ सकती हैं। सो जस्ट टू कंपेयर कि हमारी आंखों और कैमरे में क्या सिमिलैरिटीज होती हैं। जैसे कैमरे में पीछे एक फिल्म होती है, जो कि आजकल खैर डिजिटल कैमरे में आजकल सेंसर होते हैं, वैसे ही हमारी आंखों में रेटिना होता है जहाँ पे कि इमेज बनती है। आगे की तरफ में जो हमारा एपर्चर होता है, कि जब आप कैमरा फोटोग्राफी करते हो तो आप देखते हो कितना एपर्चर छोटा करना है या बड़ा करना है। कम लाइट होती तो आप एपर्चर बड़ा करते हो ताकि ज्यादा लाइट अंदर जा सके, ज्यादा लाइट में आप एपर्चर कम करते हो। सेम थिंग इज डन बाय आवर आइरिस टिश्यू। जब आइरिस टिश्यू जब कॉन्ट्रैक्ट करता है या रिलैक्स करता है तो हमारा प्यूपिल का साइज छोटा या बड़ा होता है, जिससे कि कितनी लाइट अंदर जा रही है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कभी आप एकदम अंधेरे कमरे से एकाएक बाहर धूप में जाते हो तो शुरू में आंखें चुंधिया जाती हैं। उसका कारण ये कि अंदर आपकी पुतली फैली हुई होती है, तो आपकी ज्यादा लाइट जा रही होती है, लेकिन जैसे आप बाहर जाते हो तो बहुत ज्यादा लाइट जाने लगती है, तो कुछ समय के लिए आपको चुंधिया जाती है, फिर अपने आप पुतली छोटी हो जाती है और आपकी आंखों को चुंधियाट कम हो जाता है। सो दैट वे आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट गोइंग इनटू द आई ऑटोमेटिकली।
देन जो लेंस होता है जो कैमरे का, जिसका काम होता है रेज को फोकस करना, वो काम आईज के अंदर में कॉर्निया और लेंस दोनों करते हैं, वो आईज को फोकस, रेज को फोकस करते हैं। बेसिकली जो आई का पर्पज होता है वो होता है कि दूर से आ रही जो रेज हैं उसको रेटिना पे प्रॉपरली फोकस किया जाए। तो जो दूर से आ रही रेज हैं उसमें कॉर्निया और लेंस दोनों मिलकर के रेज को कन्वर्ज करते हैं, जो कि उसका कन्वर्जिंग पावर होता है आई का। और अगर आंखों में कोई चश्मे की जरूरत नहीं हो तो रिलैक्स आई दूर से आती हुई रेज को सीधे रेटिना पे फोकस कर सकती है। लेकिन अगर हमें नजदीक की कोई चीज देखनी है तो रेज थोड़ी और टेढ़ी होते हुए आती है, तो नजदीक की चीजों को देखने के लिए हमारे को अपनी आंखों का पावर बढ़ाना पड़ता है। ये जो पावर बढ़ाने वाले जो कैपेसिटी होती है वो हमारी लेंस में होती है। अगर आप देखो तो यहाँ पे लेंस कम कॉन्वेक्स है, जबकि नीचे लेंस ज्यादा कॉन्वेक्स हो गया, माने इसका पावर ज्यादा बढ़ गया है। ये काम हमारी मसल्स के थ्रू होता है, जिससे कि हमारी ऑटो फोकस मैकेनिज्म होता है कि आप दूर का भी देख सकते हो, नजदीक का भी देख सकते हो। लेकिन एज वी ग्रो ओल्डर ये कैपेसिटी ऑफ एकोमोडेशन हमारी कम होती चली जाती है, जिसकी वजह से अक्सर 40 के बाद में लोगों को रीडिंग ग्लासेस की जरूरत पड़ती है, बिकॉज नजदीक का देखते हम अपनी आंखों को फोकस चेंज नहीं कर पाते। इसीलिए 40 प्लस में रीडिंग ग्लासेस की जरूरत होती है, जिसको कि हम प्रेसबायोपिया कहते हैं। तो जस्ट अ स्मॉल वीडियो अबाउट हाउ द वेरियस लेयर्स ऑफ द आईज वर्क। तो इसमें अगर आप देखें, सबसे पहले जो लाइट आती है वो आगे कॉर्निया को हिट करती है, ये कॉर्निया पे सबसे पहले जाती है। उसके बाद यहाँ पे एक्वस माने फ्लूइड होता है, फिर लेंस के थ्रू जा करके, फिर विट्रस के थ्रू जा करके रेटिना में जाती है, और रेटिना के बाद फिर सिग्नल जो है वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू पीछे ब्रेन तक जाते हैं। तो दिस इज द वे वी सी। सो ऑल द फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर सीइंग। नाउ इन दिस देयर आर टू डायनामिक थिंग्स दैट आर देयर इन आवर आईज। एक तो जो प्यूपिल का साइज जो छोटा और बड़ा हो सकता है डिपेंडिंग की लाइट कम है या ज्यादा है, और दूसरा लेंस का शेप चेंज होता है, जिससे कि फोकसिंग में हमारे को फाइन फोकसिंग में मदद मिलती है। So this is the way the eye works. Now जो commonest problem होती है, now let us come to why eye is similar to camera, or for that matter I will say eye is much better than any camera available right now. This is the highest quality camera that you can get in the market. It is a 3-dimensional camera because you got 2 eyes. तो जो भी चीज हम देखते हैं उसको 2 स्लाइटली अलग एंगल से देखते हैं, जिससे कि हमारे को डेप्थ परसेप्शन फील होता है। अगर कभी आप 3D मूवी देखने जाएं तो आपने नोट किया होगा कि जब आप ग्लासेस दिए जाते हैं, अगर आप एक आंख बंद कर लोगे तो आप डेप्थ नहीं देख पाते, 3D इमेज नहीं देख पाते। जब दोनों आंखें खोलते तभी आप 3D देख पाते हो। 3D का मतलब है कि एक ही चीज को आप 2 स्लाइटली डिफरेंट एंगल से देखते हो, ताकि आपको डेप्थ परसेप्शन मिलता है। तो वी गेट अ 3D कैमरा। जो व्हाइट बैलेंस होता है, जिन लोगों को फोटोग्राफी का शौक है उन्हें पता होगा कि व्हाइट बैलेंस हम हर फोटो में करना चाहते हैं। So eyes, human eye have got the best white balance possible. We can differentiate white from other colors in the most beautiful way. Autofocus, जैसा कि मैंने कहा कि सिलेरी मसल्स जो हैं वो लेंस के शेप को चेंज करती हैं, तो हम अपने आप ही फोकस एडजस्ट कर सकते हैं दूर का नजदीक का। तो इट्स एन ऑटोफोकस कैमरा। Automatic control of aperture happens by the pupils, so the pupils become small or large. And also, if some people know about ISO sensitivity of the camera, ISO 100, ISO 400, ISO 1600, तो जैसा हमें पता है कि लो लाइट में हमें आईसो बढ़ाना पड़ता है, माने सेंसिटिविटी बढ़ानी पड़ती है। सिमिलरली हमारी आंखों में भी रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, जो कि अपनी सेंसिटिविटी डिपेंडिंग अपॉन द लाइट कंडीशन चेंज कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी डायनामिक काइंड ऑफ एन ऑटोमेटिक आईसो सेटिंग दैट वी हैव इन आवर आई। So it's the best kind of a camera that you could have devised ever. And the most interesting part is, if you look at the megapixel of the eye, human eye has got about comparable to 52 megapixel camera size. अगर आप नॉर्मली कोई कैमरा लोगे तो 10, 15, 20 मेगापिक्सल का होता है। 52 मेगापिक्सल का अगर आपने कैमरा बनाया भी तो इमेजेस विल बिकम वेरी वेरी हैवी। सो द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन आई इज कि हमारे रेटिना में जो सेंट्रल पार्ट होता है, जिसको मैकुला बोलते हैं, दैट इज वेरी डेंस विद पिक्सेल्स और विद द सेंसर्स। तो सेंट्रल पार्ट जो भी आप देखते हो आपको बहुत शार्प नजर आता है, बट पेरिफेरी का जो पार्ट होता है वहां पे पिक्सेल्स कम होते चले जाते हैं, तो वहां पे आपको उतना ज्यादा शार्प नहीं नजर आता। तो उसका बेनिफिट ये होता है कि जहां आप देख रहे हो वो एरिया आपको बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, बट पूरे के पूरे एरिया को अगर आप उतना शार्प करना चाहोगे तो बहुत ज्यादा डेटा ओवरलोड हो जाएगा आपकी ब्रेन के ऊपर, आप उतना साफ नहीं, उतना कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाओगे। इसलिए जो चीज काम की हमें ज्यादा अच्छे से दिखती है, बाकी चीजें हमें कम अच्छी दिखती है। सो इट इज अ कैमरा विद अ वेरिएबल मेगापिक्सल डेंसिटी, which is one of its kind in the world. So eye is so much better than a camera. So we have to know how the eye works and we have to take good care of the eyes.
नाउ कमिंग टू व्हाट इज प्रेसबायोपिया, जैसा मैंने आपको ब्रीफली कहा कि जो एकोमोडेशन नॉर्मल आंख जो है अपने लेंस का शेप चेंज करके नजदीक की रेज को फोकस कर पाती है, लेकिन एज के साथ साथ जब ये कैपेसिटी हमारी कम हो जाती तो वो रेज हमारी रेटिना पे नहीं फोकस होकर रेटिना के पीछे फोकस होती है। तो दिस वर्क्स लाइक अ प्लस माइनस। इसका मैं दूसरा एक और एग्जांपल बताता हूँ। जब रिफ्रैक्टिव एरर होता है ना, चश्मा क्यों लगाया जाता है लोगों को? अगर कोई आदमी दूर की चीजों को बिना कोई एफर्ट किए अपने रेटिना पे फोकस कर सकता है तो उसको नॉर्मल आई बोलते हैं, जैसा कि जिसको चश्मा नहीं लगा उसके लिए होता है। लेकिन अगर आंख की कन्वर्जिंग पावर जो रिक्वायर्ड पावर से ज्यादा होती है तो वही जो रेज दूर की आ रही है वो रेटिना से पहले फोकस हो जाती है, जैसे यहाँ दिखाया गया है। अगर वो रेटिना के पहले फोकस हो जाती है तो हम उसको मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं। इसमें नजदीक की चीजें तो आदमी को नजर आती है लेकिन दूर की चीजें नजर नहीं आती। तो इसको करेक्ट करने का तरीका बड़ा सिंपल है। आपकी आंखों की पावर जरूरत से ज्यादा है, उसको कम करने के लिए आपने माइनस पावर लगा दिया या माइनस लेंस या कॉन्केव लेंस लगा दिया, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। इससे जो लाइट आ रही है वो थोड़ी डाइवर्ज कर जाती है और उससे वो रेटिना में जाके फोकस कर लेती है। सिमिलरली अगर आपको लॉन्ग साइटेडनेस हो या हाइपरमेट्रोपिया हो तो आंखों की जो कन्वर्जिंग पावर है वो नॉर्मल से थोड़ी कम होती है, जिसकी वजह से जो रेज ऑफ लाइट है वो रेटिना पे ना फोकस होकर उसके पीछे जाके फोकस होती है। तो इसका इलाज सिंपल है कि इसके लिए आप एक प्लस पावर और लगा दो आगे, ताकि कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई बिकम्स मोर, ताकि जो रेज ऑफ द लाइट है वो रेटिना के ऊपर फोकस हो जाए। सिमिलरली फॉर प्रेसबायोपिया ऑल्सो, दूर की लाइट तो आपकी आंखों में नॉर्मल फोकस हो रही है लेकिन नजदीक वाली लाइट आपके पीछे जाके फोकस हो रही है। इसलिए प्रेसबायोपिया में आपको प्लस नंबर लगता है लेकिन वो सिर्फ रीडिंग पर्पज के लिए लगता है, दूर के लिए नहीं लगता। तो इसीलिए आपको बाइफोकल लेंसेज या फिर प्रोग्रेसिव लेंसेज लगाए जाते हैं। तो प्रेसबायोपिया इज अ डिजीज जिसमें कि दूर का अलग पावर है और नजदीक का अलग पावर है। तो दूर के लिए आपका हो सकता है 0 पावर हो लेकिन नजदीक के लिए आपको प्लस पावर ऐड करना पड़ता है। इसका इंपॉर्टेंस आगे जाकर के इसमें आता है कि जैसे लोग अगर पूछते हैं कि लासिक लेजर से हमारी रीडिंग ग्लासेस की नजर खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो वो नहीं हो सकती, बिकॉज लासिक दूर की नजर को ठीक करने के लिए प्रोसेस होता है। दूर का अगर आपका 0 हो गया लेकिन अगर नजदीक का +1 एडिशन है तो लासिक में दोनों चीजों को करेक्ट करने का तरीका नहीं होता। सो आपका दूर की क्लियर हो जाती है बट रीडिंग के लिए आपको फिर भी चश्मा लगाना पड़ता है। कुछ एक नए प्रोसीजर्स आते हैं जो कि बोलते हैं कि हम आपको दूर की भी नजदीक दोनों हटा देते हैं, but frankly they are not very successful and I personally don't recommend those. डॉक्टर हाँ जी, I think we should stop share and I can start to मैं तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही थी, जैसे ये तो एक नॉर्मल आई में, फिर जो बहुत यंग किड्स हैं उनको क्यों चश्मा लगता है? ये तो फिर एज है ना। See, there are two things. चश्मा लगने का, जैसे मैंने कहा प्रेस बायोपिया जो होता है वो जब कैपेसिटी लेंस की कम होती है तो 40 के बाद में चश्मा लगता है। पर जैसा मैंने कहा कि एक नॉर्मल आंख बिना कोई एफर्ट के दूर की चीजों को रेटिना पे फोकस कर पाती है। उसमें हमें दो चीजें देखनी होती है, एक तो हमारी आंख की कितनी कन्वर्जिंग पावर है और दूसरी हमारी आंख की साइज कितनी बड़ी है। तो अगर आंख की साइज चाइल्ड टू चाइल्ड, हर बच्चे की या हर इंडिविजुअल की अलग होगी। Yes, so there are two reasons why the people have glasses. One is that their converging power is more or less than required. या सेकंड, इनकी आई बॉल की जो साइज है वो एवरेज से ज्यादा या कम है। तो अक्सर जो माइनस पावर में आंख की साइज नॉर्मल से ज्यादा होती है और प्लस पावर में आंख की साइज छोटी होती है। तो जब आंख की साइज बड़ी होगी तो फोकसिंग उसके पहले हो जाएगी, छोटी होगी तो फोकसिंग उसके पीछे होगी। नाउ दैट इज द रीजन व्हाई बच्चों में हम बोलते हैं कि 18 साल की एज तक जाकर के पावर स्टेबलाइज होता है। उसका रीजन ये कि एज के साथ साथ आंख की साइज बड़ी होती जाती है और शेप बदलता रहता है। तो इसलिए बच्चों का जैसे से ग्रोथ होती है और खास करके प्यूबर्टी के समय जब बच्चों को मैक्सिमम ग्रोथ स्पर्ट आता है, दैट इज द टाइम व्हेन बच्चों का माइनस पावर सबसे ज्यादा बढ़ता है। So therefore, all the surgeries also that we do for LASIK or any other surgery, we don't do it before 18 years of age. और 18 के बाद भी हम ये देखते हैं कि पावर उसका स्टेबल हो तभी हम उसको करते हैं, सर्जरी करते हैं। So that is why बच्चों के केस में भी पावर आ सकता है। इट इज जस्ट दैट कि क्योंकि हर कोई आदमी 5 फुट 8 इंच का नहीं हो सकता, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, इसलिए बच्चों की आंखों में पावर रह सकता है। अदर थिंग वेरी इंटरेस्टिंग, किसी ने पूछा व्हाट इज astigmatism. So astigmatism, fair enough. So astigmatism is also a kind of a refractive error. तो जैसे मैंने कहा कि जो रेज है वो आगे या पीछे फोकस होती है। Here I'm presuming that the whole eye is working like a sphere, like a football. But in case one of the surface is more convex than the other surface, so it becomes like a rugby ball.
जिसमें कि एक 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 एज ज्यादा कर्व्ड है, दूसरा वाला कम कर्व्ड है। उसकी वजह से जो है रेज ऑफ लाइट एक जगह पे पॉइंट पे फोकस नहीं हो पाती। उसके लिए हमारे को सिलिंड्रिकल पावर देना पड़ता है, जो कि एक एक्सिस में काम करता है, दूसरी एक्सिस में काम नहीं करता। तो जब आगे आंख का सरफेस एक्चुअल स्फेरिकल नहीं होकर के थोड़ा सा ओवल होता है, उस केस में एस्टिग्मेटिज्म होता है, सिलिंड्रिकल पावर। तो क्या ये पावर टीवी की वजह से भी बढ़ जाते हैं, टीवी देखने की स्क्रीन टाइम की वजह से भी? जैसे आजकल तो बहुत स्क्रीन टाइम हो रहा है, हमारा भी हो रहा है, बच्चों का भी हो रहा है। बिल्कुल। तो देखिए, देयर 2-3 थिंग्स दैट आर देयर। एक तो जो लोगों में धारणा है कि टीवी पास से देखने से पावर बढ़ जाता है, और कई बार उल्टा भी होता है। अगर आपके बच्चे को दूर से नहीं दिख रहा तो बच्चा पास में जाके देखेगा। तो इट इज नॉट कि टीवी पास से देखने से उसको नंबर आ गया, बट उसको नंबर था इसलिए उसने पास से टीवी देखा और आपको पता चल गया। दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। बट हैविंग सेड दैट, ये पार्ट भी पूरा आज के दिन में प्रूवन है कि अगर बच्चे ज्यादा स्क्रीन पे लगे हुए हैं, एंड मोर इम्पोर्टेंट देन स्क्रीन इज कि अगर बच्चा बाहर जाके खेल नहीं रहा, आउटडोर एक्सपोजर अगर बच्चे को कम है, so that causes the power to increase more. So it is recommended that people should spend more time outdoors if they can. In fact, there are some schools in Japan and Singapore, because वहाँ पे power की बहुत ज़्यादा problem होती है, they have switched their schools to outdoors now. तो जितना बच्चा outdoor होता है, उससे उसका power कम बढ़ता है. So that is one thing which is a known thing. दूसरा जो इफेक्ट आता है कंप्यूटर स्क्रीन और लैपटॉप से, वो ड्राइनेस बहुत ज्यादा बढ़ती है, आंखों पे स्ट्रेन बढ़ता है। उससे आंखें खराब नहीं होती, बट आंखों में स्ट्रेन होता है, जलन होती है। तो दैट आई विल बी जस्ट बी टॉकिंग अबाउट द ड्राइनेस पार्ट नाउ। सर एक क्वेश्चन भी यही है, बहुत फोन यूज कर रहे हैं, आईज में बहुत जलन होती है। राइट। I'll just go into the next. Should I go to sharing again? Yeah, you can. Yeah. So good. I think I would like this kind of interruptions to keep happening, because that will make it more interesting rather than a very boring lecture. So just to briefly cover on the LASIK laser, what LASIK laser is all about is that हम अपनी जो आंख का जो कॉर्निया होता है, that contributes to about 67% of the converging power. हम उस कॉर्निया के शेप को स्पेशल लेजर से चेंज कर देते हैं, ताकि वो पावर आपका कम या ज्यादा जो भी होना है उसको कर सके। तो एक पतला सा फ्लैप निकालते हैं, फिर उसके बाद लेजर करके उसके जो कॉर्निया का जो टिश्यू होता है उसको हम पॉलिश कर देते हैं, फिर वो फ्लैप वापस डाल देते हैं। दिस इज ऑल द प्रिंसिपल ऑफ LASIK लेजर इज ऑल अबाउट। अब फ्लैप निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, कस्टमाइज ट्रीटमेंट होता है। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू ऑल दोस डिटेल्स, बट बेसिकली LASIK इज एन ऑप्शन दैट वी कैन डू। अगर आपको चश्मा है तो आपके पास 3 ऑप्शन हैं। आप या तो चश्मा लगा सकते हो, या फिर कॉन्टैक्ट लेंस लगा सकते हो, या फिर आप सर्जरी करा सकते हो। जैसा मैंने कहा, सर्जरी 18 साल से पहले, पावर स्टेबल होने के पहले नहीं की जाती, और करने के पहले आंखों की सारी जांचें करते हैं कि आदमी सूटेबल है, तभी LASIK करते हैं। ग्लासेस आर द सेफेस्ट ऑप्शन, एंड जैसा वंदना जी भी आपको बताएंगे, आई एम वेरी मच अगेंस्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज। अगर बच्चा ग्लासेस लगाए तो सबसे अच्छी बात है, बट अगर कॉन्टैक्ट लेंस लगाए भी तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, डोंट टेक इट कैजुअली, एंड इफ पॉसिबल यूज द डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंसेज कि रोज लगाया रोज फेंक दिया, because many times the kids are very careless with their eyes, they use contact lenses even when they should not be using it, और उससे ज्यादा complication की chances हो जाती है। So don't take contact lens very lightly. Glasses are the safest, but if you don't want to use glasses, think about LASIK, or otherwise then you go to the LASIK after that. So coming to dry eyes, हाँ sorry, yeah. एक क्वेश्चन है, किसी ने पूछा है कि 60 के बाद हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, एंड व्हाट अबाउट द न्यूट्रिशन टू टेक केयर अबाउट फॉर आवर आईज। न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या लेना चाहिए और 60 के बाद? टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत ज्यादा मल्टीविटामिन वगैरह मैं प्रिस्क्राइब नहीं करता हूँ। Anything that is good for your body is good for your eyes. There's nothing special that is required for nutrition. काफी लोग बोलते हैं कि विटामिन ए डेफिशिएंसी के लिए आप गाजर खाओ, विटामिन ए खाओ, बड़ा कॉमन लोगों की धारणा है। नॉर्मली विटामिन ए डेफिशिएंसी बहुत ही गरीब लोगों में, जिनको रोज डायरिया हो रहता है बच्चों में, वहां पे होती है। हम जैसे परिवारों में विटामिन ए डेफिशिएंसी बहुत रेयर है। तो नॉर्मली जहाँ खाना बहुत ही कम होता है, या बार बार डायरिया हो रहा होता है, दस्त लग रहे होते हैं बच्चों को, वहाँ विटामिन ए डेफिशिएंसी होती है। हमारे खाने में विटामिन ए की कोई कमी नहीं है। तो अगर आप हेल्दी खाना खाते हो तो आपकी आंखें भी उसके साथ में कंट्रोल में रहेंगी। ऑफ कोर्स ईटिंग लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इन टर्म्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट, बट देयर इज नो डायरेक्ट कोरिलेशन। आई होप आपके बच्चे नहीं सुन रहे होंगे, बट जंक फूड खाने से पावर नहीं बढ़ता है। बट जंक फूड खाने से बाकी तकलीफें बढ़ती हैं। डायबिटीज होगा, डायबिटीज से आंखें खराब होंगी तो इनडायरेक्टली आपकी आंखें खराब होंगी, बट डायरेक्टली आंखों का फूड से बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं।
And what about some exercises? Would you suggest any exercise for old age or for anyone of any age? Some No, eyes. no, eye exercises have got not much of a use. Some people who have got a muscle weakness, we recommend some eye exercises for them. But otherwise, if your eyes are okay, normally when you're using your eyes, the exercises are anyway happening. So there is no need to do anything special to your eyes. You have to be aware about your eyes, and you have to consult a doctor whenever you're facing a problem. And after you are 45 years of age, you should get a regular checkup for your eyes, because some diseases like glaucoma and the other things may come up, which may be very, very silently decreasing the vision of your eyes without you knowing it. तो 40-45 साल के बाद में आपको रेगुलर चेकअप एवरी 6 months or so या एवरी 1 year आपको चेकअप करवाते रहना चाहिए. वंदना जी, ये अनीला जी का क्वेश्चन है, क्या उनको अनम्यूट करके? वो बहुत पर्सनल क्वेश्चन है. We'll take that. Drooping eyelids also a very individual thing also, है ना? And Yeah, drooping eyelids can be because of 2-3 things. One is that there may be a one-eye ptosis where the one eye is drooping down. Then you do a surgery to correct that part. Sometimes because of paralysis of some nerve also the drooping can happen. And sometimes with age, some bit of drooping can happen. There are multiple causes of ptosis that are there. But since that is not a very common topic, so I think we would not. But to just say that drooping eyelids is a disease which have got multiple reasons. So first we have to check why this is happening. Then we decide whether the surgery is required or not. Because अगर मान लीजिए nerve की paralysis है, तो we will like to wait for the nerve to become better rather than doing a surgery. But otherwise, if surgery is required, the tests are done and the surgeries give you very good results. There are specialist doctors who take care of that. So like within eye, we have got about 8-9 specialties different. So like in my place, oculoplasty, this drooping surgery is not done by me. There are 2 other doctors who do this thing at my center. So there are total of 12 doctors who are there in my center who take care of generally different specialty things also. So it's a specialist thing. So go to an oculoplasty specialist who will be taking care of drooping eyelids. एक किसी ने पूछा आई बैग्स के लिए भी जो बैग्स बन जाते हैं वो भी पर्सनल है या बिकॉज ऑफ सम डेफिशिएंसी और समथिंग? Eye bags are not directly related to the eyes problem per se. It is overall your well-being and your skin conditions and your hydration. So nothing much to do with the eyes. ड्राई आइज के लिए पूछ रहे हैं आप, पहले ड्राई आइज के लिए बता दीजिए. We'll just start with the dry eyes thing then. Good. So dry eye is a very, very, very common thing. Almost every patient who walks to my clinic is having some degree of dry eyes. The reasons are many. But first of all, what are the symptoms of dry eyes? It can be a stinging or burning sensation. Very interestingly, dry eye can cause more tearing also. So people, when I tell the person कि आपको dry eye बोलते नहीं जी मेरी आंखों में तो पानी बहुत आता है. So tear secretions are 2 types. एक तो basal secretion होता है जो कि आंखों की well-being के लिए secretion होता है, और एक reflex tearing होती है जो कि आंखों में कुछ भी चोट लग जाए तो एकाएक आंसू आने लग जाते हैं, वो reflex tearing होती है. तो ड्राइनेस में जो एक्सेस पानी आता है वो रिफ्लेक्स टीयरिंग हो रही होती है, क्योंकि आंखों में इरिटेशन होती है इसलिए आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है. बट दिस टीयरिंग इज नॉट यूजफुल फॉर योर आईज. यू मे हैव स्टिंगिंग, बर्निंग, एक्सेसिव टीयरिंग, आंखों में किरकिरापन लगना, थोड़ा सा ब्लरिंग, देखने में ब्लरीनेस हो जाना और आंखों में रेडनेस होना. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट जो आंखों में जो सबसे पहले लाइट आके हिट करती है वो आंखों में कॉर्निया पे हिट करती है, और कॉर्निया के आगे एक टीयर फिल्म लेयर होती है. अगर वो टीयर फिल्म लेयर आपकी हेल्दी नहीं होगी तो आपकी लाइट बहुत अच्छे से वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, इसलिए आपको साफ नहीं दिखाई देगा. जैसे आपकी विंड स्क्रीन में अगर मान लीजिए पानी की लेयर है तो आप जब तक वाइपर नहीं चलाते तब तक उसको क्लैरिटी नहीं आती. हमारी आईलिड्स एक तरह से वाइपर का काम करती है. तो एवरी टाइम वी ब्लिंक वी रीसर्फेस द होल टीयर फिल्म लेयर ऑन टू आवर आईज. So one of the causes of dry eyes is that we don't blink often. हम लोग नॉर्मली जब किसी चीज को स्टेयर कर रहे होते हैं हम लोग ब्लिंक करना भूल जाते हैं, आंखें झपकना भूल जाते हैं. और खास करके जब हम टीवी देख रहे होते हैं, कंप्यूटर पे होते हैं, मोबाइल पे होते हैं या रीडिंग कर रहे होते हैं तो हम नॉर्मली ब्लिंकिंग कम कर देते हैं. तो हमारे को कॉन्शियस एफर्ट ये रखना होता है कि हमारे को रेगुलरली ब्लिंकिंग करना बहुत जरूरी है. द ब्लिंक शुड बी नाइस एंड कंप्लीट ब्लिंक, और नहीं भी हो तो एवरी 4-5 minutes यू मस्ट मेक एन एफर्ट टू ब्लिंक once or twice fully. तो दैट इज वन थिंग. सेकंड थिंग, जो ड्राइनेस के जो कॉमन काउजेस होते हैं उसमें होता है कि आप एसी एनवायरनमेंट में हो, डीह्यूमिडिफाइड एनवायरनमेंट में हो, डायरेक्टली आपकी आंखों के ऊपर हवा का ब्लास्ट आ रहा है. So all these factors lead to drying up of the tear. Now the tear also is not that simple. The tear has got 3 different layers actually. If you see here, it's a diagrammatically. Outermost is a very thin lipid layer, and then is the watery layer, and then inside is the mucin layer.
सो मेनी टाइम्स जो लिपिड लेयर होता है, जो सबसे आगे जो ऑयल का जो लेयर होता है, तो ऑयली लेयर से क्या होता है कि आंखों का टीयर्स का इवेपोरेशन रुक जाता है। तो अगर वो लिपिड लेयर आपका एक्टिव नहीं हो, प्रॉपर नहीं हो, तो इवेपोरेशन ज्यादा होने लग जाता है। आजकल कुछ नए ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं जिसमें कि हम आईलिड्स के अंदर जो लिपिड ग्लैंड्स होते हैं, हम उनको इवेल्युएट करते हैं। अगर आप ये कंपेयर करो तो इस वाली में इसके लिपिड ग्लैंड्स नॉर्मल हैं, और इसकी आईलिड्स में कुछ भी पहले के इन्फेक्शन वगैरह की वजह से कुछ लिपिड ग्लैंड्स में डैमेज हो गया है। इन लिपिड ग्लैंड्स को ओपन अप करने के लिए आप या तो घर पे गर्म सिकाई कर सकते हो, मसाज कर सकते हो, या फिर आजकल कुछ और नए ट्रीटमेंट्स आए हैं जिससे कि हम इसको क्लीन अप कर सकते हैं। तो ड्राई आइज का प्रिवेंशन इज वन दैट यू हैव टू बी अवेयर, यू हैव टू कीप टेकिंग ब्रेक्स इन बिटवीन। जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं उन्हें हम बोलते हैं कि आप 20 मिनट के बाद में थोड़ा सा 20 सेकंड के लिए दूर देख लो, बीच बीच में आप ब्रेक लो, भले बाथरूम जाओ या पानी पीने जाओ। that will help your eyes and that will also help your body also, because continuously आप कंप्यूटर पे काम करते हो, आपका पोस्चर भी खराब हो जाता है। You must get up regularly. So people who come to me, the young people who come, I say you should drink lot of water, go to the toilet, drink water, go to the toilet. So that way you will get some break every half an hour to 1 hour. That way you can give your eyes a rest, and also you can stretch your bodies as well. So that is what we have to do. And other thing is, of course, we give you artificial tears drops to supplement the tear film that is there. तो ना पहले हम सिर्फ ड्राइनेस होता था सीधा ड्रॉप्स दे देते थे, आजकल कई पेशेंट्स हम उसको टेस्ट करके देखते हैं किस लेवल पे प्रॉब्लम है, एंड उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट दिया जाता है। So the dry eyes and the blocked tear duct is the same thing? No, they are different. So dry eye is when there is a lack of tear, and blockage of tear duct is that, see, the tears are formed on the outer part of the upper eyelid, Okay. and then they cover the whole eye, and then the nose, towards the nose part there are two small openings that drain out the tear. तो अगर वो ड्रेनेज ब्लॉक हो जाता है तो उससे एक्सेस वाटरिंग होने लग जाती है, तो then you get a watering of the eye. अपने आप खोल सकते हैं या we have to consult a doctor? No, that you have to consult a doctor, because you have to see where the blockage is. अगर ब्लॉकेज आपका एक एमिनेबल एरिया में होता है तो उसको कई बार हम सर्जरी करके ओपन अप कर सकते हैं, और कभी कभी ब्लॉकेज अगर नहीं खुल पाता तो समटाइम्स वी फाइंड इट मोर डिफिकल्ट टू ओपन आल्सो। सो इट डिपेंड्स अपॉन कि ब्लॉकेज किस लेवल पे है। देयर इज अ कैनालिकुलर लेवल, देन अ नेसोलैक्राइमल डक्ट लेवल, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। समटाइम्स अगर ब्लॉकेज लोअर लेवल पे होता है तो यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है जिससे पस आना शुरू हो जाता है, तो देन द सर्जरी इज द आंसर। बट अगर ब्लॉकेज और इधर आंखों की तरफ में होता है तो वहां पे इन्फेक्शन नहीं होता, बट उनको बहुत इतनी फाइन नली होती है, उसको खोलना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। सर्जरीज उसकी होती हैं, अगेन oculoplasty people do these surgeries, but the surgical results of canalicular blocks are not that good compared to nasolacrimal duct block. Okay. ये सर्जरी या तो आई वाले करते हैं या कई बार ENT वाले भी करते हैं। तो what do you suggest, not being an eye specialist, कि किससे करानी चाहिए? आई वाले से करानी चाहिए या ENT वाले से? See, depending upon first of all blockage कहाँ पे है। अगर आपका canalicular block है तो that has to be done by the eye people only. Okay. NLD लेवल का ब्लॉकेज है तो both people do very good job nowadays. तो अब आजकल ऐसा मैं I would not say कि only eye people do a better job. The person who is qualified at it will do a better job. If you get it done by me, I will do a horrible job. So do it by someone who is qualified to do that and who is well averse to do that. But in my center, the people who are doing it will do an excellent job. So you, even ENT people also, those who are used to doing this, you go to them, but don't go to any ENT people or any eye people. So they are specialists for these things that they should take care. So do you recommend any normal eye drop, जैसे कभी कोई irritation होती है कि एक handy हो हमारे पास कि कभी डालना पड़े तो? देखो, commonest drops that we prescribe are some artificial tears drops. Okay. One, because that works as a lubrication. And second, there's no side effect to it. It is just like your natural tears. So many times कोई बंदा फोन पे पूछता है तो the first thing that we give them is artificial tears drops. The things that I don't like to prescribe without reason is any antibiotic drop or any steroids drops. Okay. So those are the things that we would not prescribe. Simple artificial tears anyone can use. There's no harm to it. पहले आर्टिफिशियल टीयर्स में प्रिजर्वेटिव्स होते थे जिससे कि आंखों में इरिटेशन वगैरह होती थी, बट आजकल अधिकतर आई ड्रॉप्स जो आ रही दे आर कमिंग विदाउट प्रिजर्वेटिव्स, सो दैट वे दे आर वेरी सेफ फॉर द आई। सर एक क्वेश्चन था मेरा भी कि अनिला जी को बोलो क्वेश्चन भी आपको टेक टिल द एंड। मैं बस पूछ रही हूँ, हाँ। जैसे लोग कहते हैं कि पतंजलि का जो एक आई ड्रॉप आता है प्याज का रस वाला, जैसे मेरी मदर यूज कर रही है तो वो भी बहुत जलन होती है बट वो इफेक्टिव है, तो क्या वो सही है डालना? देखिए, वो जो मैंने कहा ना, एक रिफ्लेक्स लैक्रिमेशन होता है, आंखों में कुछ भी चोट लगेगी, कुछ भी गिरेगा तो आपकी आंखों का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है कि बहुत ज्यादा पानी निकलेगा।
आंखों में कुछ गिर जाता तो पानी निकलता ताकि वो चीजें बाहर निकल जाएं। तो एनीथिंग दैट इज गोइंग टू बी इरिटेटिंग टू द आईज विल कॉज लॉट ऑफ वाटरिंग। तो अगर इसे क्या प्याज वो का रस सही अगर आप है? डालोगे तो उसमें वाटरिंग होगी, तो पेशेंट को लगता है जी मेरी तो आंखें बहुत अच्छी हो गई हैं। अगेन बाबा रामदेव ने योगा को फोरफ्रंट में लाके बहुत अच्छा काम किया है, पर कुछ जगहों पे आई वुड नॉट एग्री विथ हिम कि भाई आप ड्रॉप से आई सबकी सारी बीमारियां ठीक कर दो। दैट इज नॉट अ पॉसिबल थिंग। I have got no knowledge about it. Without knowledge, I won't say it is bad. But as far as I know, it has got no value. Okay. हम ना पुराने तरीकों से जैसे करते हैं ना, वो ये प्याज का रसा डाल दिया, माँ दादी नानी के नुस्खे हैं बेसिकली। हम नॉर्मल में बहुत से लोग हैं आज की तारीख में भी जो गुलाब जल बहुत यूज करते हैं। So are you in for it or not? गुलाब जल जैसे मैं तो बहुत यूज करती हूँ। If you have to use simple water. Okay. What I would like is to use minimum chemicals on your eyes. कुछ भी मत यूज करो. So in fact, artificial tear is also nothing but water with some salts in it. So अगर कुछ करना है तो simple पानी डाल लो, but try to minimize the drops usage or drugs usage on your eyes. That's what I believe. अच्छा, Still you have a problem. Somebody put a question. At times I have a feeling of something picking in my eyes. And what do you do at such time? I've tried washing my eyes, but it does not help. See, sometimes there might be some small kind of eyelids के अंदर की साइड में छोटे-छोटे concretions हो सकते हैं, पुराने scar हो सकते हैं infections के, उससे आपकी आंखों में irritation हो रहा होता है. So then we have to check whether those things are there or not, and then we have to do the corrective treatment for that. कभी-कभी आंखों की lashes आंखों के अंदर जा रही होती हैं, जिसको कि एंट्रोपियन बोलते हैं, जिससे आंखों को irritate कर रही होती हैं. For that we do a lid surgery to correct that part. So if the drops are not helping, it's a good idea to get your eyes checked that why this thing is happening. The drops are only going to be symptomatic relief. It will take away the irritation because of providing lubrication, but the root cause it is not going to take care of, right? और किस वजह से हमारी आंखें खराब हो सकती हैं? एक तो हमारा नॉर्मल बाय बर्थ हमारी आईज के साइज है, और किस वजह से आंखें खराब हो जाती हैं? देखिए, जब आप आंखें खराब होने की बात बोलते हो तो मतलब अभी तक जितनी नंबर बातें आ जाता है या that's what I'm रेटिना saying. में कोई That's what I'm इन्फेक्शन। saying. अभी तक जितनी चीजें मैंने बात की उसमें कोई आंखें खराब होने की बात नहीं की. I have basically divided my talk from anterior to posterior. मैं आगे से पीछे जा रहा हूँ. तो आगे वाली जितनी भी बीमारियां होती हैं वो रिलेटिवली माइनर बीमारियां होती हैं, उसमें रिवर्सिबल होती है कि आपने सर्जरी की या ट्रीटमेंट किया तो नजर वापस आ जाती है. क्योंकि आंखों का आगे वाला जो पार्ट है वो समझ लो एक तरह से ऑप्टिकल काम कर रहा है, रेस को फोकस करने का काम कर रहा है. तो अगर आपके नेचुरल लेंस नहीं करेगा, हमने आर्टिफिशियल लेंस डाल दिया, वो फोकस कर लेंगे. जब हम पीछे जाते हैं आई में तो वहां पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का काम हो रहा है. ना दैट इज समथिंग दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ब्रेन. ना वहां पे जो विजन लॉस होता है, भले ही रेटिना में हो या ऑप्टिक नर्व में हो, वो वापस नहीं आता. तो हम एज अ सर्जन हम उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. चश्मा है, बिग डील, चश्मा लगा लिया, काम हो गया, या सर्जरी कर दी, काम हो गया. कैटरेक्ट हुआ, कैटरेक्ट का ऑपरेशन होके काम हो गया. पर मेन कंसर्न जो मैं चाहता हूँ, एक जो कैरी होम मैसेज यहाँ से होना चाहिए कि जो चीजें जिसको एक बार आपने टाइमली इलाज नहीं करने से परमानेंट अंधापन आ सकता हो और ठीक समय पे इलाज करने से अंधेपन को बचाया जा सकता हो, हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए. रादर इस पे सोचना चाहिए कि लोग अभी भी मेरे पास आके बोलते डॉक्टर मेरे को कैटरेक्ट को नहीं हो गया, बता दो. मैं बोलता हूँ मेरे को देखना ही नहीं कैटरेक्ट हुआ कि नहीं. इफ योर विजन इज फाइन, वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग फॉर यू. So what is cataract basically? Okay, so I'll just come to that. Cataract is nothing but opaque. आपका जो कुदरती लेंस जो होता है, जो कुदरती लेंस जो मैंने कहा जिसकी शेप चेंज होता है, वो कुदरती लेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा ओपेक हो जाता है. एज यू कैन सी दिस है, ये लेंस प्रोटीन्स का बना होता है, जो कि समय के साथ साथ ये प्रोटीन्स का नेचर बदल के वो थोड़ा थोड़ा ओपेक होने लग जाता है, माने पारदर्शिता कम हो जाती है उसकी वजह से जो लाइट आंखों के अंदर जा रही होती है वो फैलने लग जाती है और प्रॉपर्ली आंखों तक फोकस नहीं होती. और जब बहुत ज्यादा कैटरेक्ट डेवलप हो जाता है तो लाइट पूरी जाती ही नहीं है पीछे, तो उसकी वजह से लोगों को धीरे धीरे दिखना कम हो जाता है. कैटरेक्ट में नॉर्मली जो नजर कम होती है वो धीरे धीरे कम होती है, एकाएक कम नहीं होती. ये कॉमन एज के साथ साथ ऑलमोस्ट सभी को होता है. किसी को 50 साल पे होगा, किसी को 70 साल पे होगा. बट कैटरेक्ट इज एन एज रिलेटेड डिजनरेशन. कभी कभी कोई चोट की वजह से जल्दी हो सकता है, या कुछ बच्चे जो है पैदाइशी कैटरेक्ट, जिसको कि जन्मजात कैटरेक्ट भी हो सकता है, विच इज नॉट वेरी कॉमन बट येट इज देयर. और कुछ लोगों में चोट से हो सकता है. डायबिटीज वाले मरीजों में कैटरेक्ट थोड़ा जल्दी हो सकता है. तो जब ये लेंस आपका ओपेक होने लग जाता है तो इसका सिंपल सोल्यूशन है कि हम इसको सर्जरी करके इसके अंदर का लेंस निकाल करके
और आजकल जो सर्जरी करते हैं लेस देन 2 मिलीमीटर के इंसिजन से जा करके उसको वहीं पे हम फेकोइमल्सिफिकेशन करके निकाल लेते हैं और अंदर एक फोल्डेबल लेंस इम्प्लांट कर देते हैं जो कि उसी फोकसिंग वाला काम को कर सकता है। तो कैटरेक्ट की वजह से जो नजर जाती है वो वापस आ जाती है, इसलिए कैटरेक्ट में हमें हड़बड़ी नहीं होती सर्जरी करने की। अगर आपको थोड़ा बहुत कैटरेक्ट है लेकिन अगर आपका काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, आप कंफर्टेबली सारा काम कर रहे हो, तो आपको कोई जरूरत नहीं सर्जरी कराने की। लेकिन अगर आपको काम करने में दिक्कत हो रही है तो आप बिल्कुल सर्जरी कराइए, बिकॉज सर्जरी बहुत सेफ है। सिर्फ 10 मिनट की सर्जरी होती है और 99% ऑफ टाइम्स पेशेंट्स आर वेरी वेरी हैप्पी विद अ वेरी गुड रिजल्ट। तो पहले हम लोग वेट करते थे कि कैटरेक्ट पूरा पकने का इंतजार करते थे, उसके बाद सर्जरी करते थे। आजकल वैसा भी नहीं करते। जब आपके काम में दिक्कत हो रही है, और हर आदमी की अपनी अलग रिक्वायरमेंट होती है, खेती करने वाले आदमी की कम नजर से भी काम चलते तो लेट सर्जरी करा सकता है, लेकिन जो आदमी रेगुलरली ड्राइव करता है या जिसको रोज पढ़ने का काम है, उसकी थोड़ी सी भी नजर कम हो तो उसे दिक्कत हो रही होती है तो वो पहले ऑपरेशन करा सकता है। और क्योंकि रिजल्ट्स इतने अच्छे, तो इसलिए आजकल हम वेट नहीं करते। तो ना तो इसमें एक इमरजेंसी है कि तुरंत सर्जरी करानी है, ना इसमें अननेसेसरली वेट करना है कि जब तक पूरा पक न जाए, बिल्कुल अंधे ना हो जाए, तब जाके सर्जरी करानी है। So what is the कैटरेक्ट की difference सर्जरी, between kala motiabind and the safed okay, motiabind? I'll come to that. So when we talk about cataract, it is सफेद मोतियाबिंद। Okay. ठीक है, तो कैटरेक्ट इज अ बिनाइन प्रॉब्लम। कैटरेक्ट में कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती है। नॉर्मली कैटरेक्ट में 99% ऑफ टाइम्स पेशेंट डिसाइड करता है कि उसको सर्जरी कब करानी है, एक्सेप्ट दो समय जब हम डिसाइड करते हैं कि सर्जरी आप करा लो। या तो मरीज इतना एडवांस कैटरेक्ट लेके आता है कि उसकी आंख को खतरा होता है, या कभी कभी अगर हमें रेटिना में कोई ट्रीटमेंट करना होता है और कैटरेक्ट की वजह से हमें रेटिना साफ नहीं नजर आ रहा होता, तब हमें कैटरेक्ट हटाना पड़ता है ताकि रेटिना का हम इलाज कर सके। बट 99% ऑफ टाइम्स पेशेंट डिसाइड कि डॉक्टर मेरे को अब अपना काम करने में दिक्कत हो रही है, आप सर्जरी कर दो। और एक आंख की सर्जरी के बाद में कई बार मरीज इतनी जल्दी कंफर्टेबल होते हैं, दूसरी आंख भी विद इन अ फ्यू डेज दे कैन गेट इट डन। तो दैट इज अगेन देयर चॉइस। आजकल जो सर्जरी होती है वो बिना इंजेक्शन के, बिना टांके की होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और आजकल लेजर ट्रीटमेंट और बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, तो रिजल्ट्स आर वेरी गुड। आंखों में जो हम लेंस फिट करते हैं, लेंस कैन बी अ मोनोफोकल, इट कैन बी अ मल्टीफोकल। तो मल्टीफोकल में दूर नजदीक दोनों का नजर आता है, मोनोफोकल में दूर का आता है, लेकिन नजदीक के लिए आपको रीडिंग ग्लासेस फिर भी लगाने पड़ते हैं। सिलेंड्रिकल पावर अगर होता है किसी का, जो एस्टिग्मेटिज्म किसी ने पूछा था, तो उसको करेक्ट करने के लिए टोरिक लेंस भी लगा देते हैं। तो इसमें काफी डेवलपमेंट्स हो चुके हैं कैटरेक्ट में। तो कैटरेक्ट सर्जरी जब आपको दिक्कत हो, आप तुरंत सर्जरी करवा सकते हो, So लेकिन कोई इमरजेंसी नहीं है। what is the difference between now, अगर इसमें हमारा लेंस चेंज हो रहा है तो जो लेसिक कराते हैं जो हम नंबर के हाँ लिए, जी, तो हाँ इसमें जी। और उसमें क्या फर्क है? हाँ, तो LASIK इज डिफरेंट फ्रॉम कैटरेक्ट सर्जरी। वन इज दैट LASIK में हमारा जो लेंस है वो नेचुरल है। हमने आगे कॉर्निया के लेवल पे हम काम कर रहे हैं LASIK Okay. में। Okay. ठीक है, Got it. तो बेसिकली आंखों में दो चीजों से हमारा पावर होता है। 2/3 ऑफ द पावर इज फ्रॉम कॉर्निया एंड 1/3 इज फ्रॉम द लेंस, बट कॉर्निया इज फिक्स्ड एंड लेंस इज वेरिएबल। Okay. तो हम जब कॉर्निया को हम शेप चेंज करके LASIK करते हैं, लेकिन जब कैटरेक्ट तब करते हैं इसका ओपेक हो जाता है, उसको लेंस को हम चेंज कर देते हैं। Okay. Now I got it. और काला मोतिया जो होता है वो एक्चुअली कॉमन लैंग्वेज में दो सबसे ज्यादा कॉमन बीमारियां होती थी, कैटरेक्ट और ग्लोकोमा। तो जब गांव में गए तो जी कैटरेक्ट माने क्या है, सफेद मोतिया, बिकॉज कैटरेक्ट जब पूरा मैच्योर होता है बिल्कुल सफेद मोती की तरह दिखने लगता है, तो उसको सफेद मोतिया नाम दे दिया गया ना। जब ग्लोकोमा की बात आई तो ग्लोकोमा का क्या नाम दे, बिकॉज ग्लोकोमा इज मोर सिनेस्टर, बिकॉज ग्लोकोमा का जो विजन लॉस होता है वो वापस नहीं आता, तो उसको हमने काला मोतिया नाम दे दिया। उसमें कुछ काला नहीं होता है ना उसमें कुछ दिखता है, but it is just another disease of the eye totally not related to the cataract, which is Okay. called kala motia या glaucoma. So what is now glaucoma I में, can you want to yeah, hear about glaucoma, or you want to take a few questions? We have two people raising yeah, hand. please, yeah, please, I'll take some questions, I think. आराधना जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, प्लीज। Hello. हाँ आराधना जी बोलिए। Why do you sometimes see light flashes from the corner of your eye? Okay, जैसे good. lightning हो रही है। Yeah, so can I take this along with retina detachment, because जो आपका जो symptom है वो retina से related है। तो ठीक है। अभी तक जितना मैंने बताया सारी सिंपल डिजीजेस बताई हैं। जैसा मैंने कहा इन सारी डिजीजेस जितनी बताई, भले चश्मे का नंबर हो, ड्राई आइज हो या कैटरेक्ट हो, अगर आप डॉक्टर के पास लेट भी चले जाते हो तो कोई आंखों में परमानेंट नुकसान नहीं होता। अब मैं जैसे जो पीछे जा रहा हूँ, नाउ वी आर गोइंग टू मोर सीरियस डिजीजेस, और दिस इज माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट आल्सो, बिकॉज दो आई डू कैटरेक्ट एंड LASIK, बट माय मेन स्पेशलिटी इज रेटिना, so I'm very passionate about educating people about that. So flashes of light happens whenever there is a push on the retina. तो जब भी रेटिना में, जैसा आपको याद होगा, मैंने एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ स्क्रीन पे, let me just show you this.
जैसा मैंने यहाँ दिखाया था, एक विट्रस जेली होती है आंखों के अंदर में, जो कि रेटिना के साथ में जुड़ी होती है। एक पर्टिकुलर एज के बाद ये विट्रस जेली रेटिना से सेपरेट कर जाती है अपने आप। तो जैसे आप मान लो किसी सेलो टेप को कागज से सेपरेट करते हो, तो कई बार तो अपना चुपचाप सेपरेट हो जाती है, लेकिन कभी कभी कागज को फाड़ भी सकती है। सिमिलरली जब ये रेटिना से विट्रस जेली सेपरेट होती है तो रेटिना को थोड़ा सा पुल करती है। जब वो रेटिना को पुल करती है तो रेटिना में कोई पेन सेंसेशन तो है नहीं। अगर आप मेरी स्किन को पिंच करोगे तो मेरे को दर्द होगा, लेकिन रेटिना में कोई दर्द नहीं होता। उसको सिर्फ एक ही चीज पता है, लाइट। जब भी रेटिना को स्टिमुलेट करते हो तो लाइट की फ्लैश नजर आता है। तो जब ये आपको फ्लैशेस ऑफ लाइट नजर आ रही है, दैट मीन्स कि आपके रेटिना में खिंचाव हो रहा है। दैट मीन्स कि जेली सेपरेट हो रही है रेटिना से। नाउ दिस इज अ डेंजरस साइन, बिकॉज इस स्टेज पे अगर खिंचाव के साथ साथ में रेटिना में टीयर होने का डर रहता है, और अगर रेटिना में टीयर हो गया तो आगे जाके रेटिना डिटैचमेंट भी हो सकता है। तो किसी भी पेशेंट को अगर फ्लैशेस ऑफ लाइट नजर आ रही है या सडनली बहुत ज्यादा काले धब्बे नजर आ रहे हैं आंखों में, तो उसका एक बार डिटेल रेटिना चेकअप जरूर होना चाहिए, डायलेट करवा करके। आई होप आई एम इससे आपको, जैसे मैं आपको एक बार रेटिना डिटैचमेंट बताऊंगा। जब रेटिना डिटैचमेंट होता है उसमें रेटिना में एक छेद बन जाता है, और उसके बाद जब फ्लूइड पीछे जाता है तो रेटिना अपनी जगह से गिर जाता है। तो मान लीजिए अगर आपके रेटिना में छेद बन गया लेकिन डिटैचमेंट नहीं हुआ, अगर उस स्टेज पे हमने उसको पिकअप कर लिया तो हम उसको लेजर करके रोक सकते हैं वहां पे, काइंड ऑफ हमने उसकी वेल्डिंग कर दी। लेकिन अगर रेटिना में डिटैचमेंट हो जाएगा तब फिर उसमें मेजर सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए किसी को भी फ्लैशेस या फ्लोटर्स अगर नजर आए तो उसको तुरंत अपनी आंखों का चेकअप कराना चाहिए। What I would recommend is कि हमारी वेबसाइट है visitech.org, उसमें I've written about all these things also, and I've explained in my own language. Flashes and floaters are also a part of that. तो अगर आप उसको पढ़ेंगे, आई एम श्योर आपकी काफी कुछ क्वेरीज समझ में आ जाएगी। उसके बाद कुछ डाउट होगा तो यू कैन ऑलवेज सेंड मी एन ईमेल, एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दोस क्वेश्चंस फ्रॉम यू। डॉक्टर साहब, डायबिटीज और आंखों का कनेक्शन जो हम बहुत सुनते हैं। राइट। So that is my next topic. So now we are going to the retina. तो डायबिटीज की जो बीमारी होती है, जैसा कि आपको पता है, डायबिटीज इज अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम, एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया इज बिकमिंग द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज आजकल इंडिया में हो रही है, और अनफॉर्चुनेटली सारी बीमारियों की तरह हमारे यहाँ यंगर लोगों को जल्दी बीमारियां हो रही हैं। हमारे यहाँ हार्ट डिजीज 10 साल पहले होती है, कैटरेक्ट 10 साल पहले होता है, डायबिटीज 10 साल पहले होता है, एंड वी आर सीइंग लॉट्स ऑफ पीपल विद डायबिटीज। एंड आजकल डायबिटीज इज नॉट अ डिजीज ऑफ एफ्लुएंट पीपल एनी मोर। आजकल कई सारे गरीब लोग भी जो है हमारे पास आते हैं जिनको की डायबिटीज हो रही है, प्रॉब्ली बिकॉज आजकल खाने पीने का उनका जो सिस्टम चेंज हुआ है। वी आर ईटिंग मोर फैट एंड कार्बोहाइड्रेट रिच फैट, लेस ऑफ एक्सरसाइज। तो डायबिटीज इज समथिंग विच इज अ मेजर चैलेंज। ना प्रॉब्लम इन डायबिटीज क्या होता है कि डायबिटीज में आपकी ब्लड वेसल्स में डैमेज होता है। तो इसमें ब्लड वेसल्स की वजह से आपकी आंखों में इफेक्ट होता है, किडनी में इफेक्ट होता है, ब्रेन में इफेक्ट होता है, हार्ट में इफेक्ट होता है, हाथ पैर की ब्लड वेसल्स में इफेक्ट होता है। सो मल्टीपल एरियाज दिस ब्लड वेसल्स गेट इफेक्टेड, एंड प्राइमरली दो चीजें होती है ब्लड वेसल्स के साथ में। एक तो उससे लीकेजेस शुरू हो जाती है, और एक तो ब्लॉकेजेस शुरू हो जाती है। आई इज द ओनली प्लेस जहाँ पे कि हम डायरेक्टली ब्लड वेसल्स को चेक कर सकते हैं, दिखाई देती है हमारे को ब्लड वेसल्स। जैसे कि आप अगर रेटिना में देखें तो यहाँ ब्लड वेसल्स नजर आ रही है। तो आईज में जब डायबिटीज होती है मरीज को, तो धीरे धीरे उसकी आईज में और भी चेंजेस आते हैं, उसका नंबर चेंज होता है, ग्लूकोमा हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम दैट वी गेट विद द डायबिटीज इज द रेटिनोपैथी। जो रेटिना होता है जहाँ पे की मेन इमेज बनती है, विच इज लाइक अ फिल्म ऑफ द कैमरा, वहां पे वेसल्स लीक करना शुरू कर देती है शुरू में। जब वो वेसल्स लीक करती है तो रेटिना में स्वेलिंग हो जाती है, और जब रेटिना में स्वेलिंग होती है तो उससे नजर कम हो जाती है, रेटिना में ब्लीडिंग हो जाती है उसी लीकेजेस की वजह से। और जब एडवांस स्टेजेस होती है तो कुछ नई नसें बन करके आंखों में खून आ जाता है। जो विट्रस होता है, जो ट्रांसपेरेंट जेली होती है, उसके अंदर खून आने से नजर एकदम कम हो जाती है। कभी कभी उससे पर्दे में खिंचाव हो कि पर्दा भी गिर सकता है। तो इससे कई मरीज अंधे हो जाते हैं, कई मरीजों में नजर बहुत कम हो जाती है, और अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से नजर चली जाती है, वो वापस नहीं आ पाती। तो हम it's not repairable. अगर No, डायबिटीज की that's what I'm वजह से coming to. See, so the vision loss that happens because of diabetes is irreversible. Therefore, हम ये बोलते हैं मरीजों को कि आप नजर खराब होने का वेट मत करो। अगर आपको डायबिटीज की बीमारी है, पहली बात तो आपके डायबिटीज स्पेशलिस्ट की ड्यूटी कि आपको एजुकेट करे कि आपको जाके आंखों का रेगुलर चेकअप कराना है। और आंखों का चेकअप का मतलब ये नहीं कि आपने जाके चश्मे का नंबर चेकअप करा लिया। आंखों के चेकअप का मतलब है कि पुतली फैला करके पर्दे की जांच करानी है,
और प्रेफरेबली कोई रेटिना स्पेशलिस्ट हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक नॉर्मल आई सर्जन भी आपकी बेसिक तो चार्ज कर सकता है। अगर डायबिटीज के चेंजेस नहीं है तो दैट इज वेरी गुड। एवरी 6 मंथ्स आपको फिर भी रेगुलर रेटिना चेकअप करवाते रहना होगा, कोई प्रॉब्लम ना हो तब भी, और प्रॉब्लम हो तो उसके पहले आपको जाके तुरंत दिखाना होगा। जो प्रॉब्लम होती है, अगर मान लीजिए अर्ली स्टेज में हम उसको पिकअप कर लेते हैं तो हम उसको कुछ लेजर या कुछ इंजेक्शन से ट्रीटमेंट करके हम उसको वहां पे रोक सकते हैं, लेकिन जो नजर चली गई वो कई बार वापस नहीं आती। हैविंग सेड दैट, अब आजकल कुछ नए ट्रीटमेंट्स आए हैं, कुछ इंजेक्शन है, सर्जरी के भी रिजल्ट बेटर हो गए हैं। कई मरीज है जो बिल्कुल अंधे हो जाते हैं, उनको भी हम कुछ नजर वापस दे पाते हैं, बट अगेन अगर वो मरीज हमारे पास और पहले आते तो उनकी ज्यादा बेहतर नजर बचा पाते। सो द ट्रीटमेंट इज देयर, बट आइडियल विल बी कि अगर मरीज हमारे पास टाइमली आता चला जाए तो सबसे अच्छा वही रहेगा। और हमारे इंडिया में खास करके मरीज सुनते नहीं है। पहली बात तो डॉक्टर नहीं बताते, और दूसरी बात मरीज नहीं सुनते, उन्हें लगता है सब ठीक चल रहा है, बिना बात की क्यों जाके चेकअप कराना। और जो चीज अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9 जो एक इंग्लिश का मुहावरा है, दैट इज वेरी वेरी एप्ट हियर, कि अगर आप ठीक समय पे इलाज करा लो तो यू कैन प्रिवेंट सो मेनी मोर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज इन द आई। रवीना, आप कुछ पूछ रहे थे? मैं ये पूछी थी कि सर ये नाइट ब्लाइंडनेस जिसे हिंदी में रतौंधी कहते हैं, इसका ये भी हेमरेज में ही आती है, आई हेमरेज में? नहीं नहीं, नाइट ब्लाइंडनेस इज बिकॉज अगर तो आपकी जो आंखों में ना रॉड्स एंड कोन्स दो तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं, तो जब रॉड्स वहां पे डिफेक्टिव होते हैं तो आपको रात का कम दिखता है। जैसा मैंने कहा था कि आंखों में ऑटो अडेप्टेशन होता है, डार्क अडेप्टेशन एंड लाइट अडेप्टेशन होता है। तो जब हम लेस लाइट कंडीशन में होते हैं तो हमारी रॉड्स ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है, ब्राइट लाइट में कोन्स ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है। कोन्स जैसे कि कलर विजन आता है, और रॉड इज मोर फॉर द नाइट विजन। तो नाइट ब्लाइंडनेस कैन बी बिकॉज ऑफ 2 रीजन। एक तो विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से रतौंधी होती है, जो कि जैसा मैंने कहा कि गरीब बच्चों में जो डायरिया वगैरह होता है उनमें होती है विटामिन ए डेफिशिएंसी से। दैट इज अ रिवर्सिबल कॉज, जिसमें कि आपने विटामिन ए वगैरह दिया तो उसको इम्प्रूवमेंट हो जाता है। दूसरा, कुछ बीमारियां होती हैं जिसको कि जेनेटिक बीमारियां होती हैं, लाइक रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, जिसमें कि वो रॉड्स जो है डिफेक्टिव होती हैं। उसका अनफॉर्चुनेटली कोई इलाज नहीं है, दिस इज अ जेनेटिक डिजीज। तो उसमें स्लोली प्रोग्रेशन, उसका विजन लॉस होता रहता है, उसकी फील्ड भी धीरे धीरे छोटी होने लग जाती है। तो दैट इज व्हाट द नाइट ब्लाइंडनेस इज अबाउट। अब सब और क्या एज रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं आंखों में? एक तो आपने कहा कैटरैक्ट होता है, और क्या हो सकते हैं विद ग्रोइंग एज? Diabetic retinopathy is one of the other age-related thing you can say, because diabetes is more common in elderly people. So the carry-home message is कि अगर आपको डायबिटीज है, आपके परिवार में किसी को डायबिटीज है, उसकी आंखों का रेटिना चेकअप जरूर करवाना है। ये बात अगर हम सबने करनी शुरू कर दी, लाइक जब मैं इंडिया में देखता हूँ, मैं इतने सारे मरीज एडवांस स्टेज में देखता हूँ, बट जब मैं इंग्लैंड में था वहाँ पे बहुत कम मरीज दिखते थे, बिकॉज वहाँ पे उनका सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि लोग अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट करवा लेते थे। So this is one place जहाँ पे कि proper treatment can really work out very well. तो और जो बाकी बीमारियां अगर हम देखें जो इस एज रिलेटेड होती हैं, रेटिना डिटैचमेंट मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया था, तो लेट मी जस्ट कंप्लीट विद दैट कि जब भी रेटिना अपनी जगह से डिटैच हो जाता है तो एकाएक नजर खत्म हो जाती है। इसमें इस कंडीशन में विद इन अ फ्यू डेज सर्जरी कराना जरूरी है, बिकॉज जितनी देर रेटिना डिटैच्ड रहता है तो उतनी देर उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, तो उसकी जान खत्म होती चली जाती है। बाद में अगर हम सर्जरी करते भी हैं तो एक तो सर्जरी के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते, दूसरी नजर उतनी अच्छी नहीं आती। तो दिस इज वन केस जहाँ पे कि सडनली आपको विजन लॉस की फीलिंग आएगी। एंड पहले सर्जिकल रिजल्ट्स वे नॉट वेरी गुड। जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस समय होता था रेटिना डिटैच होगा तो वी वुड फॉरगेट अबाउट दोज आइज। आज की तारीख में ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पेशेंट्स गेट बैक गुड विजन। Still 100% नहीं है, but 90% of them get back good vision with the surgical results are very good. So if you have a retina detachment, the surgery needs to be done. This is a major surgery that needs to be done. Normally retina detachment होता है जिन लोगों को हाई नंबर पावर होता है, या जिनको कोई चोट लगे आंखों में, या किसी की फैमिली हिस्ट्री हो रेटिना डिटैचमेंट के, दोज आर द हाई रिस्क कैंडिडेट्स। तो जैसे वंदना जी को याद होगा, जब मैं लासिक किया तो पहले बार डायलेट करके रेटिना चेक किया था, बिकॉज एनीवन विद हाई माइनस पावर शुड हैव अ रेटिना चेकअप डन, ताकि कोई छोटे मोटे वीक स्पॉट्स अगर रेटिना में तो उसको हम लेजर करके प्रिवेंट कर सकें। तो कोई भी पेशेंट जिसका -5 या उससे ज्यादा पावर है उसको रेगुलर रेटिना चेकअप जरूर करवाना चाहिए, बिकॉज अगर कोई छोटा मोटा वीकनेस या होल वहां दिखाई दिया तो हम उसको टाइमली लेजर करके इस बीमारी को बचा सकते हैं। और कभी भी अगर आपकी नजर कम हो तो भी तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दिस इज एन इमरजेंसी सर्जरी, यहाँ पे आप डिले नहीं कर सकते। कैटरेक्ट में मैं बोलता हूँ जब करना है करवा लो, बट रेटिना में I tell them भैया आज ही कराओ या मैक्सिमम कल दोपहर में कराओ। You know, we are very very strict about this thing. So retina detachment is another thing that we have to take care of.
दूसरा एक जो एज रिलेटेड बीमारी जो आजकल काफी कॉमन हो रही है, जिसको कि मैकुलर डिजनरेशन बोलते हैं, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, जो कि एज के साथ साथ में होती है। जैसा आपको याद होगा, मैंने कहा कि रेटिना का जो सेंट्रल पार्ट होता है, जो मैकुला, दैट इज फॉर फाइन विजन, जहाँ पे कि मैक्सिमम मेगापिक्सल्स होते हैं। जो आप कोई भी चीज देखते हो तो आप जब जहाँ आपकी निगाह होती है वो आपकी मैकुला पे पड़ती है। तो मैकुला में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको सामने का नहीं दिखता, आसपास का नजर आता है, बट सामने की नजर खराब हो जाती है, जिसकी वजह से रीडिंग वगैरह में बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो मैकुला विथ एज जो है उसमें दो तरीके के डिजनरेशन होते हैं, एक ड्राई टाइप और एक वेट टाइप। ड्राई टाइप में नॉर्मली धीरे धीरे डिजनरेशन होता है, उसका कोई बहुत ज्यादा इलाज नहीं है, सिर्फ मल्टीवाइटामिन हम सब दे सकते हैं, बट उससे ज्यादा नुकसान नहीं होता ड्राई टाइप में। वेट टाइप में एकाएक नजर खराब होने का डर रहता है, आंखों में खून वगैरह भी आ सकता है। पहले इसका हमारे पास कोई अच्छा इलाज नहीं होता था, पर पिछले 10-12 सालों से अब इसमें आंखों में हम इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे कि इसके रिजल्ट काफी बेहतर हो गए हैं। बट अगेन, कोई भी रेटिना प्रॉब्लम की तरह इसको जितना जल्दी आप पिकअप करोगे उतना बेहतर रिजल्ट आएगा, बिकॉज इसमें भी जो नजर एक बार चली जाती है वो कई बार वापस नहीं आती। थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट होती है आजकल इंजेक्शन के साथ, लेकिन जितना जल्दी हम इलाज शुरू करें उतना बेहतर है। ये इंजेक्शन महीने महीने में एक बार लगाना पड़ सकता है, कई बार 2-2 महीने भी कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज अ रेगुलर ट्रीटमेंट दैट इज रिक्वायर्ड। अनफॉर्चुनेटली इंजेक्शन महंगे होते हैं और मरीज बार बार आकर थोड़ा थक जाता है, इसीलिए हम हमेशा इंसिस्ट करते हैं कि मरीजों को समझना पड़ेगा कि उनकी बीमारी क्या है। अगर मरीजों ने अपनी बीमारी के बारे में समझा नहीं प्रॉपरली, तो 2-3 बार आने के बाद वो थक जाएगा, आना बंद कर देगा। बट एक बार मरीज अपनी बीमारी के बारे में समझता है, उसको पता है कि क्या करना है, व्हाट टू एक्सपेक्ट आउट ऑफ द डिजीज, हाउ टू टेक केयर, सो ही बिकम्स अ पार्टनर इन टेकिंग केयर ऑफ हिज ओन हेल्थ। तब वो खुद अपने आप एक्टिवली इन्वॉल्व होकर के आपके साथ डिसीजन मेकिंग करता है, एंड दैट इज व्हेन द फन ऑफ ट्रीटमेंट बिगिंस। बिकॉज अदरवाइज आपसे बोलो जी आप ये करवा लो, तो मरीज 2-3 बार कराएगा, उसके बाद वो नहीं करेगा। बट मेक हिम अ पार्टनर, मेक हिम अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, मेक हिम अंडरस्टैंड व्हाट ही इज हैविंग। तो एक तो उसका ट्रीटमेंट बेटर होगा, दूसरा अपने आसपास वालों को भी एजुकेट कर पाएगा बेटर। So this is one other disease that we have. Now coming to the last thing that I thought I'll cover is glaucoma, जो काला मोतिया आपने कहा था। तो ग्लूकोमा में क्या होता है कि आंखों का प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा होने की वजह से आंखों का जो ऑप्टिक नर्व होती है, जहां से आपके सिग्नल रिले करती है ब्रेन की तरफ, वो ऑप्टिक नर्व में डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो ये जब डैमेज होता है, ये अगेन इट इज अ परमानेंट डैमेज, इसकी वजह से नजर चली जाती है, वापस नहीं आती, इसलिए इसको काला मोतिया कहा जाता था, द बैड वन। The treatment for this is that we have to decrease the pressure. Pressure decrease आजकल बहुत सारी दवाइयां आ गई हैं, तो दवाइयों से किया जाता है, ड्रॉप्स के साथ में। अगर ड्रॉप से सक्सेसफुल नहीं होता, कुछ केसेस में लेजर से किया जाता है, और अगर उसके बाद भी नहीं होता तो सर्जरी की जाती है। So whatever means that we can do, we do decrease the pressure. Now there is nothing like कि ये आपका नॉर्मल प्रेशर है, ये आपका एबनॉर्मल प्रेशर है, बिकॉज हर आंख के लिए एक प्रेशर नॉर्मल या एबनॉर्मल अलग हो सकता है। तो हमें आंखों की कुछ टेस्ट करते हैं ग्लूकोमा के इन्वेस्टिगेशन देखने के लिए कि कितना डैमेज हुआ है, और जो भी प्रेशर हमने मेंटेन रखा है उसके बाद हम पीरियोडिकली टेस्ट करके देखते हैं कि डैमेज अगर नहीं बढ़ रहा, माने वो प्रेशर ठीक है, लेकिन अगर हमने टारगेट प्रेशर रखने के बाद डैमेज फिर भी हो रहा तो हमें प्रेशर और लो करना पड़ेगा। तो हर मरीज के लिए हमारे को ट्रीटमेंट कस्टमाइज करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि 20 के ऊपर का एबनॉर्मल है, 20 के नीचे का नॉर्मल है। किसी के लिए हो सकता है 25 भी नॉर्मल और किसी के लिए हो सकता है 12 भी एबनॉर्मल। तो हमें हर आई की अपनी अपनी सहने की क्षमता होती है, उसके हिसाब से हमारे को ट्रीटमेंट डिफाइन करना पड़ता है। तो ग्लूकोमा के लिए भी अगेन जैसा मैंने कहा, इसके लिए भी स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि इसके रेगुलर फॉलोअप करते हैं। इसके टेस्ट में जो है हम ऑप्टिक नर्व की इमेजिंग करके देखते हैं कि ऑप्टिक नर्व में कितना डैमेज हो रखा है, और एक फील्ड टेस्ट करते हैं जिससे पता चलता है कि कितना आपको दिखने में कितना डैमेज हुआ है। अक्सर ग्लूकोमा का जो विजन लॉस होता है उसमें आपको सामने वाला हिस्सा दिखता रहता है, लेकिन बाहर की फील्ड धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है, तो मरीज को पता नहीं चलता कि उसकी नजर खराब हो रही है। इसलिए इट इज कॉल्ड अ साइलेंट थीफ ऑफ विजन। मरीज बहुत लेट स्टेज में कई बार आपके पास आता है, तब तक उसकी ऑलरेडी काफी नजर जा चुकी होती है। दैट इज व्हाई एनीवन विद एज ऑफ 40-45 और अबव मस्ट गेट अ रेगुलर चेकअप डन फॉर हिज आई टू लुक फॉर ऑल दीज डिजीजेस ऑफ द ग्लूकोमा और रेटिना और द अदर कंडीशन। तो आई थिंक अच्छा डॉक्टर साहब, एक जने का क्वेरी है, उसके बाद हम क्वेश्चंस ले लेंगे। Somebody Right. said I really needed classes to read newspaper, but after Right. 5 years, automatically I don't need classes for reading now. very good. Very good. So there is something called a second vision. So what happens is, जैसा कि मैंने कहा कैटरेक्ट में क्या होता है, let me go back to one of the slides, right?
जैसा हमने देखा कि जो मायोपिया होता है, जो शॉर्ट साइटेडनेस होता है, तो उसमें जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट होती हैं वो रेटिना के पहले फोकस हो जाती हैं, लेकिन जो नजदीक वाला जो पार्ट है वो मरीज देख पाता है। तो एनीवन हु हैज गॉट अ माइनस पावर कैन रीड, ठीक है। नाउ जब कैटरेक्ट डेवलप होता है तो लेंस धीरे धीरे थोड़ा ज्यादा मोटा हो जाता है कुछ लोगों में, जिसको न्यूक्लियस स्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो अगर आपका पावर 0 भी रहा तो आपका धीरे धीरे टाइम के साथ साथ पावर माइनस की तरफ शिफ्ट करने लग जाता है। तो आपको दूर का दिखना कम हो जाएगा, लेकिन उसका एक बेनिफिट होता है कि आपको रीडिंग अपने आप शुरू हो जाती है, विच इज कॉल्ड अ सेकंड साइट। सो दैट इज हैपनिंग बिकॉज कैटरेक्ट में जो है पावर के चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से ऐसा होता है। सो इट इज अ नोन थिंग टू हैपन, nothing to be happy about. This is something which is a part of the disease process only. अनिला जी का लवीना क्वेश्चंस ले लो। हाँ, जिसके भी हैं। मैं वो वीना जी का क्वेश्चन है, वीना जी को अनम्यूट कर देती हूँ। हाँ, कर दीजिए। वीना जी अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। वीना जी आप अनम्यूट करिए। अनिला सब जी नमस्कार। मैं आवाज आ रही है? बिल्कुल मैम। जैसे ही मैं घर में रहती हूँ तो ठीक रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और जैसे घर से बाहर निकल तो बहुत वाटरी निकलता है आंखों में से ना, क्यों होता है ऐसा? मोस्ट लाइकली बाहर के पॉल्यूशन से ऐसा हो रहा है। आपको इरिटेशन अगर हो रहा है ना, जैसे आप घर के अंदर आपकी पॉल्यूशन कम है, बाहर पॉल्यूशन है। आई ड्रॉप भी डाल रही हूँ, उससे भी कुछ थोड़ा फर्क पड़ता है। घर में नहीं निकलता पानी बिल्कुल, बाहर जाती तो बाहर के पॉल्यूशन का इफेक्ट है मैडम। ये तो मोस्ट लाइकली आपको वही ड्रॉप्स डालनी होंगी, कुछ एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स या फिर कुछ आर्टिफिशियल टीयर्स ड्रॉप्स डालनी होंगी। मैं डालूं, नेफेम डाल रही हूँ मैं, तो उससे भी देखिए, इस प्लेटफॉर्म पे मैं किसी दवाई को प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहता, बट नेफेम मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है, वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है। जैसे मान लो कि नाक जाम होती है, आप ऑट्रेविन डालते हो, एक बार तो नाक बिल्कुल खुल जाती है, लेकिन दोबारा बहुत तेजी से जाम होती है, बिकॉज वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होकर दोबारा डायलेट हो जाती है। तो नेफेम में भी वही ड्रॉप। एलर्जिक पेशेंट को डॉक्टर भी बहुत स्ट्रांग दवाई नहीं देती मेरे को ना आंख में डालने के लिए। तो नेफेम भी मैं नहीं देके, उससे भी और सिंपल दवाई देना चाहूंगा जब भी होगा। बट नेफेम में दवाई का असर जल्दी आता है, लेकिन उसके बाद दोबारा उसका बीमारी दोबारा बढ़ के आती है, इसलिए मैं नेफेम ज्यादा पसंद नहीं करता। पर यहाँ में स्पेसिफिक दवाइयाँ नहीं बता सकता मैम, सॉरी। लवीना नेक्स्ट। अनिला जी आप अनम्यूट करिए। अनिला जी बोलिए। डॉक्टर साहब। हाँ जी मैम। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्ते। नमस्कार मैडम। एक्चुअली में है ना, मेरे बेटे को बचपन से है ना, वो खाना खाता है ना, तो उसकी एक आंख खाना खाते वैसे नहीं ब्लिंक करती है, ब्लिंक करने लग जाती है खाना खाते खाते। तो मैंने कई बार डॉक्टर्स को दिखाया, तो उन्होंने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, और कभी वो टाल देते हैं कि चलो ठीक हो जाएगा, या किसी डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है कभी एकदम से डैमेज हो जाए आंख। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। वो अब देखिए, बचपन से 30 इयर्स का हो गया एक्चुअल में। इसको मार्कस गन फिनोमेना बोलते हैं। होता क्या है कि जब बच्चों का डेवलपमेंट हो रहा होता है ना, तो जो नसें जो आपकी फेस मसल्स को सप्लाई करने वाली हैं, वही नसें भूल से आंखों की लिड्स को भी सप्लाई कर जाती हैं। तो ये काइंड ऑफ एबरेशन है, गलती हो गई डेवलपमेंट होते समय में। तो जब यहाँ आपके चबाते समय उसका स्टिमुलेशन और साथ में आईलेट्स का भी स्टिमुलेशन होता है, तो उसमें सर्जरी के बाद भी सर्जरी के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। इसलिए कुछ लोग आपको एडवाइस करें, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। ये काइंड ऑफ एक नर्व गलत, आपकी कनेक्शन रॉन्ग कनेक्शन हो गया है उसमें। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं तो आई वुड सजेस्ट को इग्नोर करिए, उसमें कुछ मत कर दीजिए। और डॉक्टर साहब वही वाली बात जो मैंने लिखी थी कि एक्चुअल में एक रात में मैंने ना रात को नींद की गोली खा ली थी। मेरे यहाँ पे आंखों के नीचे ये नहीं थे आईपैड्स, ये पर सुबह मैंने देखा तो आईपैड्स थे। तो मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए? मैं सोच रही थी डॉक्टर के जाऊंगी, लेकिन लॉकडाउन हो गया इसलिए मैं नहीं जा पाई। इसीलिए मैं आपका सेशन अटेंड करना चाहती थी आज, बहुत इम्पोर्टेंट। मैम, पहली बात इस आईपैड से कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। इट इज नथिंग अर्जेंट, नथिंग सीरियस, एंड मोस्ट लाइकली आंखों से रिलेटेड भी नहीं है। तो मे बी अगर आप नॉर्मल हेल्दी खाना खाएंगे, पानी वानी ठीक से लेंगे, सब कुछ होगा तो ठीक हो जाएगा। तो मतलब आंखों से इसका कोई रिलेशन नहीं है। कभी कभी ओवरऑल वीकनेस से, थोड़ी कमजोरी वगैरह से डार्कनेस वगैरह आ सकती है आंखों की। ठीक है, तो डॉक्टर साहब मैं बड़े बेटे के लिए कुछ नहीं सोचूं अभी?
अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कुछ ज्यादा मत बस करवाइए। वही ब्लिंक करती है जब खाना खाता है और बाकी कुछ नहीं होता है। इग्नोर करिए मैम। इग्नोर कर लो तो शादी भी हो गई, भूल जाओ। कोई और क्वेश्चन है किसी का? रवीना बालाजी को पूछना है। बालाजी आप अनम्यूट करिए। म्यूट नहीं कर पा रही है। आभा जैन जी हैं। हाँ जी, हाँ डॉक्टर साहब एक बात पूछनी थी कि मेरी अब जैसे आईज पढ़ने वाली जो शॉर्ट साइटेड है वो तो ठीक हो गई है, नाउ आई डोंट नीड द स्पेक्स, बट व्हाइल ड्राइविंग आई नीड द स्पेक्स, सो दिस इज ड्यू टू कैटरेक्ट और व्हाट? Most likely, see, I would not even call it a cataract to scare you. The changes in the lens which are happening because of the age are making the powers change. Okay. जैसा मैंने कहा, चश्मे का पावर शुरू के 18 साल की एज तक चेंज होता है, फिर स्टेबल रहता है, फिर एक पर्टिकुलर एज का जब लेंस में फिर कैटरेक्ट के चेंज आने शुरू होते हैं तो फिर से पावर बदलना शुरू होता है, तभी आपका वो लेंसेज में चेंजेस आ रहे हैं। अगर चश्मे से काम चल रहा है तो लेट इट बी, नहीं तो अगर लगता है चश्मे के बावजूद नहीं तो फिर कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। Okay. और एक क्वेश्चन और था कि मेरा ग्रैंडसन है, ही इज 5 years, पर उसको पास एकदम पास खड़े होकर टीवी देखना चाहता है, सो उसको हमने डॉक्टर को दिखाया, कहता है मायोपिया, व्हाट इज दिस मायोपिया, और अब क्या करना चाहिए उसके लिए? चश्मा भी लगाना चाहता है। मायोपिया मींस कि उसके बच्चे का जो उसका आंखों का पावर जरूरत से ज्यादा है। Okay. जितना आपको पावर की जरूरत है कन्वर्ज करने की, उससे ज्यादा पावर है, तो उसके आगे में माइनस लेंस लगाना पड़ेगा ताकि रेज ऑफ लाइट जो है रेटिना पे फोकस हो सके। तो एक चीज अच्छा हुआ आपने इसी बात पे रेज कर ली कि बच्चों को अगर चश्मे की जरूरत होती है जी जी, तो उनको टाइमली चश्मा लगाना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा होता है उस समय में, और अगर आपको उस समय प्रॉपर चश्मा नहीं दिया तो ब्रेन का डेवलपमेंट रुक जाता है। इसलिए खास करके 10 साल से पहले के जो बच्चों को अगर चश्मे की जरूरत है तो उनको चश्मा रेगुलरली लगाना बहुत जरूरी होता है। आफ्टर दैट आप चश्मा नहीं लगाओगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, जैसे आपको ब्लड दिखाई देगा, लेकिन बच्चे को अगर चश्मे की जरूरत है तो उसको चश्मा जरूर लगाना और हर समय लगाना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो फिर उस ब्रेन का वो वाला हिस्सा जहाँ पे विजन डेवलपमेंट होता है वो वाला हिस्सा अगर डेवलप नहीं हुआ तो परमानेंट वहां पे फिर जो है आपको कमी रह जाएगी। तो बच्चे को जरूरत है उसको बिल्कुल करवाइए जी। पर ये चश्मा तो लग गया, पर स्टिल वो जब टीवी देखता है तो उठ के एकदम आगे को भागता है। तो या तो एक बार देखिए कि उसको चश्मे के साथ उसकी विजन कितनी आ रही है। 5 साल का है, हो सकता है उसका विजन चेकअप करने में थोड़ी इतनी क्लियरली से नहीं पता चल पा रहा होगा। जी, तो आप ये देखिए कि पास वो आदत की तरह से जा रहा है, उसको दूर से नजर नहीं आता इसलिए जा रहा है। तो क्या डॉक्टर को फिर चेक कराएं या सिर्फ आईसाइट ही चेक कराएं? हाँ, डॉक्टर को ही चेक करा लीजिए, आईसाइट भी चेक हो जाएगी, प्रॉपर सारा कुछ हो जाएगा। पर ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है, आप चाहो तो महीने भर बाद भी करवा सकते हो। लेट दिस कोरोना सिचुएशन सेटल डाउन, ऐसे कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है, महीने भर में। ओके, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। थैंक यू बालाजी। क्वेश्चन और है। हाँ लवीना पूछो। Is laser is helpful for bifocal? No, I actually explained that to you that bifocal is given when you have got presbyopia. देखो बाइफोकल का मतलब क्या है कि यू आर गिवन 2 different powers, one for distance and one for near। ठीक है ना, तो आपकी आंखों में 2 पावर है। लेजर एक पावर को हटा देगा, दूर का नॉर्मली हम दूर का हटाते हैं, लेकिन दोनों पावर को एक साथ में नहीं हटा सकता। तो दूर का हट जाएगा तो सिर्फ रीडिंग ग्लासेस रह जाएंगे। तो देयर आर मेनी पीपल जो कि मेरे 2-3 तो मेरे खास दोस्त हैं 50 की एज में उन्होंने अपना लैसिक कराया एंड दे आर वेरी हैप्पी। उनका -6 पावर था तो उनके मोटे मोटे चश्मे थे, बाइफोकल थे, अब दूर का हट गया, सिर्फ नजदीक का है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर आप लैसिक कराते हो तो दूर का पावर हटेगा, रीडिंग के लिए आपको फिर भी नंबर की जरूरत पड़ेगी। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि हम स्पेशल लैसिक करते हैं, इसमें कॉर्निया को हम ऐसा शेप बनाते हैं कि दूर का भी दिखता है नजदीक का भी दिखता है, बट दैट क्रिएट्स मोर प्रॉब्लम्स देन अदरवाइज। तो मैं अभी उस वाली टेक्निक को मैं तो नहीं करता कम से कम। इट्स समथिंग व्हिच इज नॉट येट फुली एक्सेप्टेबल। Somebody asked, can we get a LASIK done at 53? So you already answered that question. So there are 2 things that are important at that time. One is that we have to understand that reading glasses would still be there, and secondly, I also see that if you are at around 50 plus age, maybe you are already developing some cataract. अगर किसी आदमी को ऑलरेडी कैटरेक्ट डेवलप होना शुरू हो गया, then there is no point doing a LASIK, because बाद में कैटरेक्ट करेगा फिर सारा बेनिफिट खत्म हो जाएगा, then we will do that cataract. But if your lenses are clear, then we will think about LASIK. So that has to be an individualized decision. So let's take the last question from Abha Jain ji. Already past time. लवीना आभा जी को अनम्यूट कर दीजिए, आभा जैन जी को। आभा जी आप प्लीज पूछिए।
हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार. Namaskar, ma'am. I have a problem. I think as I've heard you, like at night in dark room, I feel the flash of light in the Okay. dark room. So is that relating to the gel or something, as you were saying just now, or something Yes. else? See, 90% of times when we do a checkup, we will find everything is normal. But this is something which can be potentially serious. So I recommend anyone having any flashes of light who must immediately show to a retina surgeon. I would recommend you go to my website, visitech.org. There I've written all these pages also, so you will find some information about what flashes and floaters are. और उसके बाद कुछ भी doubt हो, you can definitely send me a mail. I'll definitely reply to you. But get your eye checkup done by a retina specialist. Dilate करवा करके retina properly check करवाइए. Okay. 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 Thank you. So I think that brings to the end of such beautiful, knowledgeable session. And Dr. Vinay को मैं personally बहुत thank you बोलना चाह रही हूँ आपको. And देवदीदी फाउंडेशन की तरफ से तो बहुत ही ज़्यादा we are actually में obliged कि आप आए हमारे No, not at all. It was a pleasure, and it's always good to interact with people who are listening and interacting with you and asking questions. It doesn't get boring that way. And somehow, you know, lecture nobody wants to hear, but yes, it was very knowledgeable. हम तो भूल गए थे स्कूल में पढ़ा था ये सब. मेरी गंदी आदत है, मैं अपने मरीजों को भी ये सब पढ़ा रहा होता हूँ. So many of you must have seen that. I tried to educate them. I know. I went through that for both the children's surgery. Yeah. So that has been my passion about teaching students, and I love doing that. So thank you for giving me an opportunity to do that. Thank you from देवदीदी फाउंडेशन. और आज सब दर्शकों के लिए का भी बहुत शुक्रिया. और हम आपसे इस चीज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी आंखों का ध्यान रखें. In case you have diabetes, please go to your doctor ASAP. और अब कल का जो सेशन है to grow herbs at your place and how to take care of them by छवि मेथी. तो कल मिलते हैं आप सबसे 4 बजे. शुक्रिया. Thank you, doctor. Thank you. Bye bye.